हेलो गाइस, वेलकम टू पब्लिक डेस्क। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। अब डीलिमिटेशन कमीशन 1952 में पहली बार बना और उसके बाद बैक टू बैक कई बार आया, क्योंकि ये सेंसस से जुड़ा हुआ होता है। तो जितने बार सेंसस आएंगे डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि हमारे एमपी और एमएलए जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, जिस एरिया से आते हैं, वो कितने लोगों को प्रेजेंट करते हैं। अब इसको लेकर के दिक्कत यह है कि लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अब सीट्स बढ़नी चाहिए कायदे में तो, लेकिन बढ़ क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि नॉर्थ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ गई और साउथ की स्टेट्स की पॉपुलेशन कम है। अगर पॉपुलेशन के बेस पे सीट्स हम देंगे तो ऑलरेडी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल जो पावर है वो नॉर्थ की स्टेट्स के पास है। तो ये पूरा एक कहानी है, हम इसको समझेंगे डिटेल में, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके रोल्स क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, उसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, और रिप्रेजेंटेशन जो हमें करना है फेयर तरीके से कि भाई सब लोगों को भागीदारी मिले राजनीतिक तौर पे, उसमें दिक्कत क्या आ रही है। फिर पार्लियामेंट और स्टेट्स असेंबलीज़ की सीट्स कैसे तय होती हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे, और नॉर्थ साउथ डिवीज़न क्या है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो थोड़ा सा अपनी जो सीट की है वो पेटी बांध लें, सही से हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज़ द क्राइटेरिया ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन। वही सारी चीज़ें हमें देखेंगे, रोल, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, सोल्यूशन क्या है, और लास्ट में जो कंक्लूजन है एज़ पर माई व्यू कि वो उसमें क्या कर सकते हैं हम। तो अगर हम देखें तो डीलिमिटेशन कमीशन 1952 में पहली बार आया, उसके बाद 67 में, फिर 72। यहाँ पर देखोगे आप 10-10 साल का गैप है, मतलब हर 10 साल पे सेंसस हो रहे थे हमारे। अभी जो हम डाटा यूज़ करते हैं, जो हमारा जनगणना जैसे बोलते हैं, वो 2011 की है, क्योंकि 2011 के बाद 2021 में होनी थी। अब 21 में 20 में कोविड-19 आ गया, तो कोविड-19 20 में आ गया, तो 19 में, तो उसकी वजह से फिर वो हो नहीं पाया। फिर 26 में देखते हैं वो शायद हो जाए, लेकिन 26 अभी शुरू हुआ है। तो एक इस वजह से जो ये वाला 2021 वाला सेंसस है वो नहीं आया। तो अभी सारी जो भी हमारी डेटा है, जो भी हमारे पास है, वो 2011 का है। अब जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो इसी डेटा का यूज़ करके किस एरिया में कितनी चीज़ें बढ़ी हैं, क्या हुआ है, ये मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर एक एमपी है और वो जिस एरिया से जीत के आता है, उस एरिया के अंदर 20 लाख लोग रह रहे हैं, तो हर एमपी को 20 लाख लोगों को ही प्रेजेंट करना चाहिए। वरना तो जो एरिया के लोग में 50 लाख या 35 लाख लोग हैं, उसके एमपी की पावर ज़्यादा होगी, जहाँ 20 लाख है उसकी कम होगी। तो फिर डीलिमिटेशन कमीशन 10 साल के बाद सेंसस के बेस पे क्या करता है, बाउंड्री को छोटा बड़ा करता है, जिससे कि हर एमपी की पावर बराबर रहे। बट वो हो क्यों नहीं पा रहा है वो हम बात करेंगे। तो ये बनाया क्यों गया था? जो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहली बात तो संविधान के अंदर इसका जिक्र है, आर्टिकल 82 आर्टिकल 170 के तहत ये काम करते हैं। और इनका काम क्या था? रीड द पार्लियामेंट असेंबलीज। तो जो पार्लियामेंट की असेंबलीज हैं, ऑफकोर्स एरिया है, और एरिया किसके? पॉपुलेशन के बेस पे। अगर आप देखो राजस्थान के अंदर ज़्यादा उनके पास ज़मीन है, तो उस कंडीशन में वहाँ की एरिया वाइज तो कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी होगी, लेकिन लोग वहाँ पर उतने ही होंगे जितने दिल्ली की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे। तो एरिया दिल्ली का छोटा होगा, लेकिन लोग उतने होंगे। तो लोगों के बेस पे एमपी और एमएलए कितने लोगों को प्रेजेंट करते हो, वो सारी कहानी क्या करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन बताता है एज़ पर द पॉपुलेशन। फिर इसका मेन पर्पस ही यही था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसा ना हो कि एक एमपी बोले कि मैं तो 50 लाख लोगों का चुना हुआ एमपी हूँ, एक बोले 20 लाख का, तो उसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी। या एमएलए के साथ भी यही कहानी होती है। अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, या जो चीफ इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, वो दो ही इलेक्शन मेनली कराता है, ये वाले एमपी एमएलए के, और बाकी प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के, 4 इलेक्शन कराते हैं मेनली। तो हम कहानी इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। और इससे क्या होगा कि जो डेमोक्रेसी है उससे स्ट्रेंथ मिलेगी, मतलब उसे ताकत मिलेगी। और ये पीरियडिकली होगा, हमने बताया नहीं, 10 साल के बाद होगा सेंसस होंगे जो, तो सेंसस के बेस पे जैसे ही सेंसस का डेटा आएगा, वैसे ही डीलिमिटेशन कमीशन अपना भी डेटा अपडेट करेगा और सारी बाउंड्रीज अपडेट करेगा। ये संवैधानिक अधिकार है, तो इनका जो 82 और 170 आर्टिकल है, इसके तहत इनको ये संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि ये करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये कर रहे हैं तो कोई इनकी पावर को चैलेंज करे, या सरकार चाहे तो ना करे, ऐसा कुछ नहीं। संविधान के अंदर दिया है, करना ही पड़ेगा। फिर SC ST की हमारे यहाँ रिजर्वेशन, तो ऑलरेडी SC ST का तो संविधान में दिया हुआ है, जो OBC का है वो बाद में आया। तो SC ST के रिजर्वेशन की सीटें, जैसे कहाँ पर SC ST की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर उनके लिए सीट रिजर्व होती हैं, आपको पता होगा, जनरल कास्ट की सीट होती हैं, फिर बैकवर्ड की सीट्स होती हैं। तो उसमें आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 के तहत भी संविधान में क्लियर कट मेंशन है कि आप इन सीटों को भी डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो हैंडल करेगा। फिर जो डीलिमिटेशन कमीशन है उसको पावर मिलती है पार्लियामेंट को वो बनाने के लिए, कहाँ से मिलती है? 372 से, 27 से, 327 आर्टिकल से पार्लियामेंट के पास ये पावर है, वो लॉ बना सकता है इसको लेकर के। अब लॉ क्या है? अभी हमें सीटें बढ़ानी है, घटानी है, कब डिलिमिटेशन लिमिटेशन करना है, अभी हमने जैसे लिमिटेशन को फ्रीज करके रखा हुआ है। तो ये सारी पावर कहाँ से आती है? पार्लियामेंट से। और पार्लियामेंट को कौन पावर देता है? आर्टिकल 327। अभी हम उसको भी देखेंगे। और फिर जो ये पावर है, मान लो अगर कोई बात उन्होंने डीलिमिटेशन कमीशन ने बोली कि भाई हम इस बाउंड्री को छोटा कर रहे हैं, इस बाउंड्री को बड़ा कर रहे हैं, ये ऑर्डर को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब अपने आप में जुडिशियल नेचर में है ये। अगर आपको डीलिमिटेशन कमीशन ने कोई ऑर्डर दिया, तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते। आर्टिकल 329A के तहत इनको ये प्रोटेक्शन है। तो आप समझ रहे हो कि इस बॉडी की पावर कितनी है। लेकिन अभी काफ़ी समय से फ्रीज करके रखा हुआ है, क्योंकि इस बॉडी के ऊपर भी पार्लियामेंट की पावर आती है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये राइट है इस पर कानून बनाना। ठीक है। तो वो डीलिमिटेशन कमीशन कई बार लाया गया, उसका पर्पस सीधा यही था कि
सबको बराबरी का अधिकार मिले डेमोक्रेसी में, ये बात ज़रूरी भी है। तो 1952, 62, 72 में हुआ। उसके बाद 2002 में तक इसके जो है 1972 वाला जो संशोधन करा हमने, उसके बाद 2002 तक के लिए ये बोला गया कि जो सीट्स है वो 2002 तक चेंज नहीं होंगी। और फिर 2002 में हमने जो एक अमेंडमेंट किया उसमें बोला गया कि 2026 तक कोई सीट में चेंज नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? वो सीधी सी बात है, पॉपुलेशन का मसला है। तो अब 2026 आ गई और इसलिए ये मुद्दा उठने लगा कि अब 2026 में क्या सीटों को घटाया बढ़ाया जाएगा? और घटने की तो है नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है तो बढ़ेंगी ही। तो अब ये हुआ क्या, 1976 में 42nd जो 42वां संविधान संशोधन किया गया, और उसमें इंदिरा गांधी जी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थी उस समय। उसमें ये बोला गया कि 2001 तक जो पॉपुलेशन के सेंसस होंगे वो तो होते रहेंगे, क्योंकि 2011 का लास्ट वाला हुआ हमारा, मगर उसके बेस पे पॉपुलेशन जो है उसके बेस पे सीट नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि अभी इनबैलेंस हो गया है। नॉर्थ में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। केरला, गुजरात में, सॉरी केरला और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में कम हो गई है। तो अगर पॉपुलेशन के बेस पे सीटें बांटोगे तो जितनी पॉलिटिकल पावर है वो सारी तो नॉर्थ में आ जाएगी। इनके पास तो सीटें ही नहीं होगी। और पार्लियामेंट में 543 सीटें हैं, तो 272 सीटें जीतने के लिए ये तो खाली 3 स्टेट्स को कवर करेंगे, नॉर्थ वाले यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश को जीत लेंगे। तो साउथ वाले सारे भी मिल जाए ना तो वो प्रेजेंटेशन दे ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारे यहाँ अभी भी पॉलिटिकल पावर ज़्यादातर नॉर्थ की स्टेट्स के पास है पॉपुलेशन की वजह से। तो फिर इंदिरा गांधी ने बोला कि भाई अब इसको रोक देते हैं, अभी 2001 तक कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं होगा, सीट्स सेम रहेंगी। फिर उसके बाद 2002 जब आ जाता है तो फिर एक और अमेंडमेंट किया जाता है 84, तो उसके बाद बोलते हैं 2026 तक चेंज नहीं होगी। तो ऐसे चलती रही कहानी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, क्योंकि साउथ की स्टेट्स इस पर बहुत गर्म रहती हैं। इसी आर्टिकल के या इसी जो टॉपिक के साथ में एक और टॉपिक आप जोड़ सकते हो, फाइनेंस कमीशन का, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन होगी फाइनेंस कमीशन उतना ही पैसा देगा स्टेट्स को। तो ऐसा साउथ की स्टेट्स बोलती हैं कि भाई हमने क्या करा, क्योंकि 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ उसमें ये बोला गया कि हम अभी जो है सीट्स को नहीं बढ़ाएंगे, इसको फ्रीज रखेंगे, लेकिन हम पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम करेंगे, जिसमें नसबंदी वगैरह वो सारी जो उनका 20 प्रोग्राम फार्मूला आया था इंदिरा गांधी का, उसमें नसबंद ये सारी चीज़ें थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करके हम कैसे भी करके अभी बराबर लेकर आएंगे। बट वो तो हुआ नहीं, हमारी यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई। और साउथ की स्टेट्स ने तो करी भी, लेकिन नॉर्थ वालों ने तो नहीं करी। अब नॉर्थ वालों का पास पॉलिटिकल पावर ज़्यादा आ गई, हालांकि पर कैपिटा इनकम कम है हमारे पास में एज ए नॉर्थ इंडियन। तो फिर हुआ ये कि भाई 2026 तक सीट्स बढ़ा दी गई कि भाई अब सीट्स 2026 के बाद जो सेंसस होंगे उसमें 2021 में जो होना था, क्योंकि 2021 वाला हुआ नहीं तो अब 26 तक पहुंच गई कहानी, तो 2026 में इसमें होना था। फिर 2003 में एक और अमेंडमेंट करा इन्होंने और बोले भाई SC ST का जो अलोकेशन था, उनको जो सीट्स देनी थी वो तो कर सकते हो, लेकिन बाकी और लिमिटेशन नहीं हुए। 2003 में भी ये कुछ भी नहीं हुआ, खाली SC ST के जो अलोकेशन थे उसको क्लियर कर लिया गया। तो ऐसे करके हमारा जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो काम करता है कि भाई कितने लोगों के ऊपर एक MP MLA होगा। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, दुनिया के अब जितने भी बड़े देश हैं, UK है, USA है, जर्मनी है, कनाडा है, सब जगह इस टाइप के प्रावधान है कि एक रिप्रेजेंटेटिव, जैसे USA के अंदर देखो तो हर स्टेट को 2 MPs दिए हुए, मतलब 2 सीट्स दी हुई हैं, तो उन्होंने बराबरी का अधिकार दिया है। और एक बात सही भी है कि मान लो एक स्टेट है उसके पास 3 MP, एक के पास 80 MP है, तो भाई जिसके पास 3 है उसकी पावर क्या ही होगी? उसे अगर आप ना भी पैसा दो तब भी आप जीत सकते हो, तो उसकी वैल्यू कौन ही करेगा? हमारी ये पॉलिटिकल पावर का ही सारा गेम है। इसी वजह से हमारा जो नॉर्थ उत्तर प्रदेश है, नॉर्थ उत्तर प्रदेश में सीटें ज़्यादा हैं और बुंदेलखंड में सीटें कम हैं, तो इसलिए नॉर्थ उत्तर प्रदेश देखो आपको ज़्यादा डेवलप मिलेगा। जो शामली है, सहारनपुर है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, इस वाला इलाका, रामपुर, मुरादाबाद तक, और नीचे चले जाओ आप गाजीपुर और उसके आगे भी, तो वहाँ पर आपको इतनी डेवलपमेंट नहीं मिलेंगे। बुंदेलखंड में अगर चले जाओ आपका सोनभद्र साइड में, तो और ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है। क्यों? जब नेताओं को पता है कि भाई यहाँ से हमें वोट आ रहे हैं, यहाँ पर के को लोगों को खुश करके हम आराम से सरकार बना सकते हैं, तो ये बुंदेलखंड वालों को क्या ज़रूरत है पैसा खर्च करने की? तो ये एक दिक्कत थी जो इसके ऊपर डॉक्टर अंबेडकर ने भी किताब लिखी थी और उसमें भी ये बात बोली थी कि भाई पॉलिटिकल पावर जो है वो सीटों के बेस पे बहुत ज़रूरी है डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर कुछ लोगों के पास पॉलिटिकल पावर चली जाएगी तो वो सीटों को लोग उसको नर्चर करेंगे, उन लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे, उन्हें खुश रखेंगे और पावर ले लेंगे फिलहाल। तो अब इसका रोल क्या है? हमने बनाया तो था, लेकिन बनाने की वजह क्या रही? बनाने की वजह सीधे ये थी कि MP MLA की सीट्स जो है वो हम लिमिट कर पाएँ, हर MLA को बराबर पावर हो, हर MP को बराबर पावर हो। आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 के तहत ये सारी चीज़ें होंगी, और सेंसस के बाद ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि सेंसस का डेटा अपने आप में ऑथेंटिक डेटा होता है। और क्या था, जो ये पूरा जो डिलिमिटेशन कमीशन है, इसकी पावर है क्वाशी जुडिशियल, मतलब अगर इसने कुछ बोल दिया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। और इसके हेड जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के खुद रिटायर जज होते हैं, तो ओरिजिनली देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से ही पावर निकल कर आ रही है, तो इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। और लीगली ये बाइंडिंग है, मतलब अगर कुछ बोल दिया डिलिमिटेशन कमीशन की जो अथॉरिटी है, पूरा जो इंस्टीट्यूशन है, तो आपको मानना ही पड़ेगा, वो लीगली बाइंडिंग है, आप उसको ना नहीं बोल सकते। जैसे और बहुत सारी कमेटीज़ हैं, अगर वो कुछ बोल दें, जैसे हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, कुछ बोलती है, मानो मत मानो अपने ऊपर है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि संविधान के अंदर इसके आर्टिकल दिए हुए हैं।
और गोल यह था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, कोई भी नेता ऊंचा नीचा ना हो, किसी के पास ज़्यादा पावर ना हो, मतलब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो अगर 1 पर्सन है, एक वोट डाला, उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि दूसरे वालों को अंडर रिप्रेजेंटेशन कर दिया, एक MP 50,000 लोगों का MP है, दूसरा MP 20 लाख लोगों का MP है। तो होल सोल ये था कि कहीं ना कहीं बराबर की जो है भागीदारी होनी चाहिए, बराबर की पावर होनी चाहिए। और उसी के तहत फिर SC ST का जो रिजर्वेशन है वो भी दिया गया। डिलिमिटेशन ये भी काम करता है कि भाई जिस एरिया में ज़्यादा SC वाले हैं, ST वाले हैं, ट्राइबल ग्रुप्स के लोग हैं, अभी तो और भी रिजर्वेशन आगे बढ़े हैं। हालांकि अभी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो SC ST को ही दिया जाता है, OBC को कोई स्पेशल कहीं पर सीट नहीं है। ठीक है, पंचायत को छोड़ दो अगर तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि भाई आप सोशल जस्टिस के नाम पर आप उन लोगों की पॉपुलेशन के हिसाब से, जहाँ पर मान लो एक 20%, 25%, 30% तक अगर मान लो SC ST है, तो फिर सीट वहाँ पर वो SC ST की ही मानी जाएगी, क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा है। अब अगर कोई दूसरा बंदा जीत के आ जाता है तो उस कंडीशन में उनके जो भावनाएं हैं या उनके जो नीड है उसको नहीं समझ पाएगा। तो ये सारी कहानी थी कि भाई इनका रोल क्या क्या होता है, डीलिमिटेशन हमने एक्चुअली में बनाया क्यों, और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, महत्वपूर्णता क्या है। अगर देखा जाए तो इसका काम यही है, इलेक्टोरल इक्वलिटी को मेंटेन करना, फेयर रिप्रेजेंटेशन। अब पेपर पे तो फेयर रिप्रेजेंटेशन की बात करी जाती है कि हर किसी को बराबरी का हक मिले, लेकिन सच्चाई तो खैर अलग है। लेकिन फिर भी जो इंस्टीट्यूशन है वो बनाए तो इसी मेंटलिटी के साथ गए थे। फिर कल को ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल पार्टी बोले ठीक है भाई मेरे सारे समर्थक इधर रह रहे हैं तो मैं ये वाली एरिया को मान लेता हूँ, मतलब पार्लियामेंट सीट या MP की जो एरिया है 1, इस वाले को 2, इस वाले को 3, और इतने वाले इस वाले एरिया को 3 मानता हूँ, इस वाले एरिया को 4, मतलब अपने हिसाब से वो ड्रॉ नहीं कर सकते। लाइन ड्रॉ करने के लिए पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं होना है, जो सीधा सीधा संविधान में ही उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर जो फेडरल स्ट्रक्चर है, मान लो अगर स्टेट सेंटर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, सेंटर बोलता है, जो सेंटर की पार्टी बोलती है हम ये वाले एरिया को एक MP मानेंगे, दूसरा बोलता है, स्टेट वाली बोलती है कि हम इसको मानेंगे, तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको भी बैलेंस करने का काम करा। ये भी सिग्निफिकेंस है कि भाई हम किसी भी तरीके से डीलिमिटेशन कमीशन के थ्रू लड़ाई झगड़े नहीं हो आपस में, सेंटर स्टेट में ना हो और स्टेट स्टेट में ना हो। और हमने इसी वजह से फिर पास्ट में जो 1976 के समथिंग पहला जो अमेंडमेंट करा 42nd वाला, उसमें हमने फ्रीज कर दी सीटें कि भाई लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। साउथ वाले कह रहे हैं कि हम तो फाइनेंस कमीशन के थ्रू पैसा भी ज़्यादा देते हैं, हमने तो इंदिरा गांधी की पॉलिसीज़ को अपनाया, हमने तो बच्चे भी कम पैदा करी, पॉपुलेशन कंट्रोल करी, हमने इकोनॉमी पे फोकस करा। लेकिन हो क्या रहा है, हम जितना पैसा देते हैं, ज़्यादा पैसा तो क्योंकि पॉपुलेशन UP और बिहार की ज़्यादा है, मध्य प्रदेश की ज़्यादा है, तो ज़्यादा पैसा वहाँ चला जाता है, और हम जो है कम पैसा लेते हैं, हमने ही सारा कुछ करा, मतलब हमें रिवार्ड मिलना चाहिए उसकी जगह पर तो हमें सज़ा मिल रही है। हमने तो तारीफ, मतलब हमने तो जो वो काम करा जो सरकार चाहती थी, लेकिन हमें उसकी सज़ा मिल रही है, पॉपुलेशन कम करने की सज़ा मिल रही है। फिर ये भी होता है कि भाई सिग्निफिकेंस डीलिमिटेशन कमीशन अगर होता है तो लोगों का भरोसा होता है कि हाँ भाई जो डीलिमिटेशन कमीशन ने एक टेरिटरी बाउंड्री बना दी है, उस बाउंड्री के अंदर सही है, क्योंकि एक संस्थान है संविधान का, और उसके तहत जो ट्रांसपेरेंसी है, डेटा ड्रिवननेस है, और फिर जो डीलिमिटेशन करा गया है वो सारा कुछ संवैधानिक तरीके से हुआ है। तो अपनी मर्जी के मालिक से नहीं हुआ कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है कि इधर वाले लोग हैं ना वो BJP के सपोर्टर ज़्यादा हैं, तो इधर वाले बूथ को जो है वो इस MP के अंडर में कर दो, या इतने लोगों को इस पार्टिकुलर एरिया में कर दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट इन सब चीज़ों के बाद हमारे पास सारे इश्यूज हमने देख लिए कि भाई हमारे पास फ्रिज भी हमने करके देख लिया, हमने रोल भी इसके देख लिए, सिग्निफिकेंस भी देख लिए, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस आज भी हमारे पास खड़े हैं, जबकि इसका गोल बहुत अच्छा था। चैलेंजेस क्या है, पहले तो डिस्पैरिटी ऑलरेडी है ही ना। अभी हमारी पार्लियामेंट बनी, हमारी पुरानी पार्लियामेंट में लगभग 545 लोग, मोटा मोटा मान लो 500 550 लोगों के बैठने की जगह थी। अभी हमने क्या करा, जो नई पार्लियामेंट है उसमें 800 से ज़्यादा लोगों की बैठने की जगह है। और 800 तो ये पार्लियामेंट में हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, वहाँ पर राज्यसभा भी है, हमारे पास राज्यसभा की 245 सीटें हैं, तो राज्यसभा की 245 सीटें और 800 ये दोनों लगभग वो 543, 800 से ज़्यादा हो गई। अब कई बार ऐसा होता है कोई बिल आ जाता है जिसमें ज्वाइंट सिटिंग करनी पड़ती है, तो सारे राज्यसभा के लोकसभा के लोग आ जाएंगे। चलो ठीक है, सारे लोग प्रेजेंट नहीं होते 543 और 245, लेकिन मिनिमम 800 1200 लोग तो लगभग हो सकते हैं। तो 1200 की कैपेसिटी मैक्सिमम हमने ज्वाइंट सिटिंग के लिए रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं, जिसपे साउथ की बहुत सारी स्टेट्स ने क्वेश्चन भी उठाया था कि सरकार जितनी नई पार्लियामेंट में सीट्स बढ़ा रही है, इनकी मंशा ये है कि हम फिर से डिलिमिटेशन कराएंगे, और UP की मान लो 180 सीटें हैं MP की, तो अब 120 कर दी जाएंगी। तो फिर होगा क्या कि जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं वो केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, 3-4 जो नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स हैं, हिंदी स्टेट्स हैं, उस पर फोकस करेंगी, और क्योंकि वहाँ से इतनी सीटें ले आएंगे कि मेजोरिटी में आ जाते हैं और अपनी सरकार बना के बैठेंगे, साउथ वालों को कुछ नहीं मिलेगा। तो एक डिस्पैरिटी तो है ही, नॉर्थ साउथ डिवीज़न बहुत क्लियरली देखने को मिलता है। नॉर्थ के जो साउथ के लीडर्स हैं वो आपको अक्सर इस पर बात करते हुए दिखाई देंगे कि हमारी पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे कम कर दी जा रही है, और जिसकी वजह से उनकी सीट्स जाने का खतरा है, मतलब उनकी बढ़ेंगी नहीं, और जो नॉर्थ की स्टेट्स हैं उनकी ज़्यादा बढ़ेंगी।
फिर इस वजह से एक डेमोक्रेटिक इम्बैलेंस भी होगा कि भाई आपको हम पैसा दें, टैक्स दें, जीएसटी कलेक्ट करके सेंटर रखे, सेंटर उत्तर प्रदेश को दे, बिहार को दे, मध्य प्रदेश को दे, और हमारे पास क्या है, हमें तो पैसा भी नहीं मिल रहा, हमें तो पॉलिटिकल पावर भी नहीं मिल रही है, जिस वजह से ये फ्रीज कर दिया गया था। लेकिन वो एक मिस मैनेजमेंट ही था, या वो टेम्परेरी टाइम के लिए है, उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और अभी भी जो मिसमैच ऑफ पॉपुलेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन मिसमैच है, अभी भी है, क्योंकि 2011 के 2001 के सेंसस के हिसाब से हमने अभी वो करी हुई हैं, मतलब पुराने 2001 से नहीं, उससे ही पुराने सेंसस का, मतलब हमने फ्रीज कहाँ पर करी है जाके, लगभग हमने 72 में फ्रीज कर दी, ठीक है। तो 72 में 2001 तक के लिए, और 2002 से फिर से हमने फ्रीज करी हुई, तो 72 के सेंसस के हिसाब से हमारी सीटें समझ लो भी बटी हुई हैं। तो अब पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और हर कोई वोटर है, तो हर एरिया का एमपी की, जैसे उत्तर प्रदेश के एमपी की वैल्यू ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा लोग वोट कर रहे हैं, केरला के एमपी को कम वोट कर रहे हैं, तो एक पावर तो बढ़ी चुकी है। तो ये अपने आप में एक मिसमैच ऑफ द पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन है। फिर अर्बन रूरल रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत हो रही है, गाँव के लोग के अंदर लोग कम होते हैं, तो बहुत बड़े एरिया के अंदर 2 लाख लोग होंगे, शहर के अंदर एक छोटे से एरिया में 2 लाख होंगे, तो यहाँ के एमपी के पास पावर ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ के एमपी के पास पावर कम हो जाएगी, क्योंकि उसको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं या ज़्यादा लोग उसको वोट दे रहे हैं। फिर पावर इम्बैलेंस के फियर से क्या होगा, पॉलिटिकल और रीजनल सेंसिटिविटी बड़ा इशू हो जाएगा। मतलब अब सारे ही नॉर्थ के लोग जाके भर जाएंगे पार्लियामेंट में, वही सरकार चला रहे हैं, वही मिनिस्टर हैं, तो साउथ के जो कल्चर हैं, उनकी लैंग्वेज है, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उसे कौन प्रेजेंट करेगा, क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं उनका, और है भी तो अपोजिशन में है भी तो छोटी पार्टियों के रूप में 2-4 एमपीज पहुंच जाते हैं। तो इसलिए जो उनकी सेंसिटिविटी है, जो रीजनल इंक्लूसिवनेस है, वो कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से कई बार देशों के बीच में टूट पड़ने के चांस बनते हैं, कि वो फिर सोचते हैं कि भाई हमें अलग ही कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे ना ही हमारी कोई सुन रहा है, ना ही पार्लियामेंट में हम जा पा रहे हैं। और जिस वजह से फिर अभी क्या हुआ कि जो डिले हुआ है सेंसस, उसको बारे में ये बोला गया कि भाई सरकार की इंटेंशन थी कि कुछ समय तक इसे खींचना चाहते थे, और अभी ये 2026 में इसको ला करके अपनी पावर को गेन करना चाह रहे हैं। अभी उनकी रियल में इंटेंशन है क्या, या सिचुएशन को समझने के लिए फ्रीज किया गया, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमें कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, जैसे मान लो जो है इंडिकेटर के बेस पे, मान लो उनका जिसका पर कैपिटा इनकम अच्छा है उसको ज़्यादा एमपी दे दो, मतलब थोड़ा सा इस टाइप से कुछ करो। पॉपुलेशन इज़ नॉट द वे, अगर आप पॉपुलेशन के बेस पे बनाओगे तो सच में ये बड़ा मसला बनने वाला है, क्योंकि जो साउथ के स्टेट्स है उनके पास उतनी पॉपुलेशन नहीं है, उनके पास कैपेसिटी ज़्यादा है, उनके पास उनकी जीडीपी ज़्यादा है, इकोनॉमी ज़्यादा है। तो कुछ ऐसा नया बना सकते हैं कि कोई क्राइटेरिया ऐसे सेट करा जाए जिसके बेस पे उनको भी लॉस ना हो। और कई बार ऐसा बोला जाता है कि भाई हम जो भी अभी नए लाएंगे उसमें उनको लॉस नहीं होगा, उनकी सीटें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, मतलब ये बात तो सही है, बढ़ेंगी, क्योंकि ऑफकोर्स उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है। लेकिन क्या कंपेरेटिवली उत्तर प्रदेश और बिहार के बढ़ेंगी? बिहार में अगर 80 बढ़ रही हैं, या 30 बढ़ रही हैं, उत्तर प्रदेश में 30 बढ़ रही हैं, तो क्या केरला की 30 बढ़ेंगी? केरला की 2 बढ़ेंगी। तो जो डिफरेंशिएशन है वो तो उतना ही रहेगा, पावर जो पॉलिटिकल है वो तो कम ही रहेगी। तो ये नैरेटिव देने की कोशिश ज़रूर की जा रही है कि हम ऐसा चिंता ना करें, साउथ की स्टेट्स उनकी भी सीटें बढ़ेंगी, वो बात सही है, लेकिन क्या उस रेशियो में बढ़ेंगी जितनी कि नॉर्थ की बढ़ेंगी? क्या पॉलिटिकल पावर उतनी आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि ये क्लियर बात है, अगर पॉपुलेशन के बेस पे होगा तो नहीं आएगी। और दूसरा ये है कि हमें जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, जो 3 टियर गवर्नमेंट है, उसको भी हमें इसमें लेना चाहिए, तो उनकी पावर को थोड़ा बढ़ाएं, जिससे कि जो ग्राउंड रूट पे, जिसको गांधी जी भी, जिसे गांधी प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जिसके ऊपर पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ आई हैं कि भाई हमें ग्राउंड रूट के ऊपर जो सरकार है, जो स्वरोजगार है, जो स्वरोजगार की बात गांधी जी ने बोली है, स्वराज की बात करी है, जो ग्रामीण स्वराज की, उसके तहत हमें जो हमारी पार्लियामेंट, जो मेंबर चेयरमैन हैं, हमारी नगर पंचायत है, जिला पंचायत है, इनको पावर दो। हालांकि होता ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री सारी पावर स्टेट में अपने पास रखते हैं, और अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पास रखना चाहती है सारी पावर। बट उन्हें हमें 3 जो टियर गवर्नमेंट है उनको भी इसकी पावर देनी पड़ेगी, जिससे कि एक तो एमपी जो हमारी पार्लियामेंट पर, उस पर वजन कम होगा, दूसरा ये है कि उनकी जो लोकल इशूज़ हैं उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो जो लोकल गवर्नमेंट है उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए भी, जो अगर ऐसा करेंगे तो सारी पावर एक जगह नहीं होगी, एक तो सेंटर में मुख्यमंत्री, स्टेट में वो सेंटर में प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट में मुख्यमंत्री, यहीं पावर आ जाती है। नहीं, इसके नीचे जो अपने विधायक हैं, विधायकों के नीचे जो नगर पंचायत है, उसके नीचे म्यूनसिपलिटी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, फिर जिला पंचायत हैं, फिर प्रधान ग्राम पंचायत हैं, उनके पास भी पावर जानी चाहिए। और इसी वजह से ये अगर नहीं करेंगे तो हमारी जो लेजिटिमेसी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, हमें वो इम्प्रूव करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जब जो ट्रांसपेरेंसी है, लेजिटिमेसी है, मतलब विश्वास है, ख़त्म हो जाएगा कि भाई जो भी कुछ हो रहा है सब धांधली है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, सब पावर का खेल है। अगर ये बात दिमाग में बैठ जाती है तो सोचो फिर कौन ही आपकी इज्जत करेगा। तो जो संवैधानिक संस्थान है, कई बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी इल्ज़ाम लगते हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इन जो संस्थान हैं इनको अपनी लेजिटिमेसी को मेंटेन रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों का विश्वास घट जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो आपने भी एग्ज़ाम दिए बोर्ड के, मैंने भी दिए, और कई बार एग्ज़ाम अलग अलग कंपटीशन के भी दिए होते हैं। तो
जनरली जब तक ये नहीं क्लियर था कि जो पेपर है वो लीक हो रहे हैं, ये धांधली हो रही है या पहले से सेटिंग हो रही है, तो कई बार हमारे साथ भी हुआ है कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर पे पेपर लेट आया और हमने जनरली मान लिया कि हो सकता है कोई लॉजिस्टिक का इशू होगा या कोई और इशू होगा। अब हुआ क्या कि बिहार के अंदर देखो, ये जो बिहार पीसीएस का, उत्तर प्रदेश में हर मतलब पीसीएस का हाल यही है, सब जगह पेपर लीक हुए, सब हुए। अब बिहार के अंदर क्या हुआ, पेपर लेट हो गया। हो सकता है वो जेन्यून रीज़न हो कि पेपर लेट होने की वजह ये थी कि ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशू था या और भी कुछ इशू हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी डाउट था, क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं थी बिहार पीसीएस की, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी शक की सुई चल रही थी। तो इसलिए उन लोगों ने ये माना ही नहीं कि जेन्यून रीज़न होगा, बल्कि उन्होंने माना कि ये लीक की कोई प्रोसेस थी और जो लीक की वजह से दिक्कत करा है। तो जब विश्वास टूट जाता है तो आपकी सही बात भी गलत लगने लगती है, कोई जेन्यून रीज़न भी होता है वो भी गलत लगने लगता है, और फिर बच्चे जो हैं सड़क पे आ गए। तो ये बड़ी चीज़ है कि हमें उसके जो क्रेडिबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। और जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो क्रेशुअल रोल प्ले करता है हमारे फेयर और इक्विटेबल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, अगर हमें इसे बनाए रखना है। फिर जो बैलेंस, ट्रांसपेरेंसी है और जो कंसेंसस हैं पॉपुलेशन को लेकर के, उनकी इक्वलिटी को लेकर के, यहाँ पर इक्विटी वर्ड दिया हुआ है, ये बड़ा बेहतरीन वर्ड है। एक तो इक्वलिटी होता है जिसमें सबको बराबर का अधिकार दिया जाए, इक्विटी होता है जिसको जो चाहिए उसे वो दे दिया जाए। तो कभी और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर फेडरल स्टेबिलिटी इसमें होनी चाहिए, जो सारी स्टेट्स हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना, तो जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनसे मिल करके बना हुआ है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट, हमारे यहाँ संविधान में ऐसा फेडरलिज्म वर्ड दिया नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट यही है। हब स्पोक मॉडल है कि बीच में एक हब है और अलग अलग से तीलियाँ, मतलब सारी स्टेट्स जुड़ रही हैं तो सबको पावर मिल रही है। बट इंटेंशनली हमारे यहाँ सेंटर को थोड़ा मजबूत रखा गया। उसकी वजह ये भी थी कि पहले इतनी सारी स्टेट्स को जोड़ना था, अलग अलग 543 रियासतें थी, तो अगर उस समय सेंटर वीक होता तो फिर रियासतें अब कब्जे में नहीं आती। सरदार पटेल ने सारा कुछ किया, लेकिन उसी के बेस पे हम उसे डिसेंट्रलाइज तो कह सकते हैं। तो हर स्टेट की अपनी एक अथॉरिटी है, और इस तरीके से जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक इंक्लूसिवनेस है, वो भी बढ़ेगी अगर हम सबको बराबरी का हक दें। अब साउथ का अगर हक मार लेते हैं हम कि पॉपुलेशन के बेस पे नॉर्थ की स्टेट्स के पास ज़्यादा सीट आ गई, तो उस कंडीशन में साउथ हो सकता है मान जाए, लेकिन वो दिल के अंदर जो दिक्कत होती है, जो दिल के अंदर दर्द होता है, वो धीरे धीरे फिर समय समय पर प्रोटेस्ट के रूप में या फिर साजिशों के रूप में सामने आता है। तो दिस वाज द होल थिंग कि डिलिमिटेशन कमीशन को फ्रीज क्यों किया गया, डिलिमिटेशन कमीशन की वजह से कैसे इनइक्वालिटी हो रही है, और उनके ऊपर आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे उन्हें कवर करना होगा। सो दिस वाज द होल थिंग कि हमने कवर किया, और कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।